हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। टेक्निकली हमने 15 क्लासेस लगा के अपना पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डन कर लिया है। कंसेप्चुअली हमने बातें समझ ली है। अब समय है टू इम्प्लीमेंट आवर नॉलेज एंड टेस्ट कि कहाँ हमारे में कमियां हैं, अगर उसे सुधार लिया जाए, है ना। आज मैं आपके साथ 64 MCQs, 10 ट्रू फॉल्स एंड 50 फिलअप्स करने वाली हूँ, जिससे आपका कंप्लीट मॉड्यूल जो हमारे ICMI ने हमको फर्स्ट पेपर का मॉड्यूल दिया है, उसमें यूनिट 2 बोले तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके साथ कंप्लीटली ऑल क्वेश्चंस करने वाली हूँ। आने वाले सेशंस में हम कुछ मैराथन्स और स्कैनर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे, बट फॉर नाउ लेट्स स्टिक टू आवर बेसिक्स और अच्छे से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जहाँ पर भी आपको लगे ड्यूरिंग प्रैक्टिस अपनी एक पेपर और कॉपी ले लीजिए और लिखिए, पेन पेपर ले लीजिए और मेरे साथ साथ आंसर आप भी लिखिए, क्योंकि ओनली व्हेन यू टेस्ट योर नॉलेज टुडे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कितने पानी में हैं। आज अगर गलती हो रही है इट इज़ फाइन, आप उस पर काम कर सकते हो, बट यही गलती अगर एग्जाम में हो गई देयर इज 6 months दैट विल गो वेस्टेड, है ना। तो हम नहीं चाहते, अपना समय को सदुपयोग करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM Midisha Dua. Let's get going with practice question number 1 on your screen. Voidable contract is one which is lawful, which is invalid, which is valid so long it is not avoided by the party entitled to do so, or no one, no, none of the above. Question number 1, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास याद है तो मैंने वहाँ पर आपको समझाया था, जैसे कि हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल लिया था, अमिताभ बच्चन वाला केस, है ना, जहाँ उसके बेटे की अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर उसने अपना सारा पेंशन अमाउंट दे दिया था। यस। या फिर हमने एग्जाम्पल देखा था मुन्ना भैया और गुड्डू भैया, बंदूक की नोक पर गाड़ी ले ली थी 1 लाख रुपए में, 18 लाख वाली गाड़ी। तो यहाँ पर जो अग्रीव्ड पार्टी है, एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया जा सकता है। जब मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, किसी एक के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड किया जा सकता है। तो आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन अगर वो एक्सरसाइज करता है वॉइड करने का तभी वॉइड होगा, अदरवाइज इट इज वेरी मच वैलिड, एंड देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। अगर आपने भी सी ही मार्क किया है अपना आंसर, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, अब आप अपने खुद ही जज हैं। यस, आई एम नॉट देयर टू चेक योर आंसर्स, बट यू योर सेल्फ आर गोइंग टू चेक। इसलिए आंसर साथ साथ, जब मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आंसर लिख लो। और अगर वो आंसर जो मैं आंसर बोल रही हूँ उससे मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, मैम कंसेप्ट तो समझा ही रही हूँ, सीख लेंगे। और एक बार खुद प्रैक्टिस करना ताकि आपको समझ में आए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। कोई कंसेप्ट को हमें रिविजिट करना है तो हम वो भी कर लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर CMA फाउंडेशन। या लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड प्रपोजल इज, एक है एडवर्टीजमेंट फॉर सेल या फिर ऑफर फॉर सेल, और एक है सेल, नो सॉरी, एक है ऑफर फॉर सेल, एक है इनविटेशन फॉर एन ऑफर। यस, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक एडवर्टीजमेंट फॉर सेल है जैसे इनविटेशन टू ऑफर। अगर मैं एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ तो इट इज अ मियर इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। और जब प्रपोजल बोल रही हूँ तो मैं ऑफर ही कर रही हूँ, जब मैं प्रपोजल बोल रही हूँ तो मैं ऑफर ही कर रही हूँ। यस, तो बोल रहे कोई डिफरेंस नहीं है, गलत बात है। That a proposal becomes promise as soon as the party to whom it is made accepts it, but an advertisement does not. Make sense, क्योंकि it is mere invitation to an offer। हमने किताब का एग्जाम्पल लिया था हमने, या फिर एक एडवर्टीजमेंट दे रखा न्यूज़पेपर में, आके बिड लगाओ, तो इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। कोई बुक रखी है उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है, इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। Yes, every case will be viewed according to the circumstances or none of the above. Question number 2, what should be the right answer? People with me here, right? The answer of course is B. Of course.
जब प्रपोजल मतलब ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, अग्रीमेंट हो गया और वो अगर एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। ऐसे हमने सेशन 1 और सेशन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है ना। अब ये बोल रहा है, फिर हमने इन्विटेशन टू ऑफर आई थिंक 3rd या 4th सेशन में देखा था, तो वहां पर हमने बोला था कि mere invitation to offer is not an offer, and this is what is written in the first B pointer. Yeah, very well. Let's go to question number 3. In a book depot, a catalog of books enlisting the price of each book and specifying the place where the particular book is available is, ये हमने exactly ऐसे का ऐसे ही हमारी किताब में लिखा था, मैंने ऐसे का ऐसे ही आपको क्लास में पढ़ाया था जब मैं इनविटेशन टू ऑफर पढ़ा रही थी। तो ये क्या है? क्या ये ऑफर है? नहीं। क्या ये इनविटेशन टू ऑफर है या इनविटेशन टू विजिट द बुक शॉप है? कैटलॉग है, yes, it's a catalog. It is an invitation to visit. Yes. अगर मान लेते अगर यही थोड़ा मुझे क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी दिख रही है यहाँ पे थोड़ी सी, है ना। जैसे यहाँ पर अगर ये बुक स्टोर में चले गए हैं, जैसे हम लाइब्रेरी में लिखा होता है एक बुक के अंदर कि इस शेल्फ में ये है, इस शेल्फ में ये वाली किताबें मिलेंगी, ऐसे ऐसे करके अगर यहाँ पहुंच चुके हैं तो इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर इन माई अंडरस्टैंडिंग। इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर देन। और अगर मान लेते हैं ये कोई एडवर्टीजमेंट था, कोई पर्चा था जहाँ पर बता रखा था प्लेस कहाँ है, आइए हमारी किताब हमारी बुक पर हमारी शॉप पर आओ। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बुक डिपो है, बुक डिपो के अंदर इन बोल रहा है ना, एक कैटलॉग ऑफ बुक है जहाँ पर बता रखा है कि कौन सी बुक का क्या प्राइस है, कहाँ पे वो किताब रखी हुई है। तो इन माई ओपिनियन द आंसर सी इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। इन माई ओपिनियन द आंसर शुड बी ए, बट आई एम ओपन फॉर नो डिस्कशन। तो आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बुक में अगर मैं ICMI की बुक बोलती हूँ तो वहाँ पर आंसर ये दिया हुआ है, एंड देयर कैन बी चांसेस कि आंसर वहाँ गलत हो, है ना। बट ये भी हो सकता है कि जो सजेस्टेड आंसर की है वहाँ पे आंसर ये दे रखा होगा, और उसी सजेस्टेड आंसर की को मद्देनजर रखते हुए आपका एग्जामिनर आंसर देने वाला है। और अगर ये कंप्यूटर बेस्ड है तो हो सकता है वही की जो सजेस्टेड आंसर में दे रखा हो वही आपका आंसर जैसे लॉक हो रखा हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए, बुक में आंसर सी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम सजेस्टेड आंसर्स का वेट करेंगे, या स्कैनर का अपडेट जब आएगा तो मैं इसका आंसर आपको दोबारा दूंगी। कंसेप्चुअली आंसर ये होना चाहिए, बुक में आंसर सी दिया हुआ है, बट वी विल स्टिक टू द आंसर दैट इज गिवन टू अस बाय द इंस्टीट्यूट इन द सजेस्टेड पेपर में भी, ताकि एग्जाम में हम वो आंसर देकर आए जो हमारे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बट कंसेप्चुअली आंसर ये होना चाहिए in my opinion. You also let me know in the comment box. This is question number 3. Let's go to question number 4. A catalog of goods of company for sale. A series is a series of offer, but is sorry for sale dash a series of offer but only an invitation to offer. अगर मैं इंग्लिश पकड़ती हूँ, बट लिखा हुआ है इज नॉट होना चाहिए। इज नॉट इन नॉर्मल केसेस, इन नॉर्मल केसेस इज नॉट होगा। अगर मैं इंग्लिश भी पकड़ती हूँ, ग्रामर भी पकड़ती हूँ तो भी। बट वी ऑल्सो नो कैटलॉग ऑफ द गुड्स द कंपनी फॉर सेल इज नॉट अ सीरीज ऑफ ऑफर बट एन इन्विटेशन फॉर ऑफर। अगर यहाँ पे कैटलॉग को इन्विटेशन फॉर ऑफर बोल रखा है तो पीछे कैसे बोल रहा है कि मैं बुक पर बुक शॉप पे आओ, है ना। सो आंसर टेक्निकली ए होना चाहिए था पीछे का भी। यस, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5. एन ऑफर डज नॉट लैप्स इफ द ऑफरर डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस. द ऑफरी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस. The acceptance is made by the offeree in ignorance of the death of the offerer. Acceptance is made by the offeree with the knowledge of the death of the offerer. क्या बोल रहे हैं? ऑफर लैप्स हो जाता है कब? जब ऑफरर ही, जिसने ऑफर किया है, उसी की डेथ हो गई है, या फिर ऑफर हुआ था, एक्सेप्ट करने से पहले ही इनकी डेथ हो गई।
एक्सेप्टेंस हो तो गई, इन्होंने एक्सेप्टेंस ओके तो कर दी, बट इन्हें पता नहीं था कि इनकी डेथ हो चुकी है। या फिर एक्सेप्टेंस हो गया ऑफरी से, ऑफरी का, उसको पता है कि इसकी डेथ हो चुकी है, ये तो नहीं होगा। ऑफर डज नॉट लैप्स इफ, ये तो दिस इज नॉट अ वैलिड सिनेरियो, राइट, दिस इज नॉट अ वैलिड सिनेरियो। एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी विद द नॉलेज, अगर इसको डेथ पता ही चल चुकी है उसके बाद भी एक्सेप्टेंस कर रहा है, दिस इज नो एक्सेप्टेंस, राइट। यहाँ पर कब ऑफर लैप्स नहीं हो रहा है, जब डेथ तो हो गई है बट पता नहीं है, डेथ तो हो गई है ऑफरर की बट ऑफरी को पता नहीं है, उसके बावजूद एक्सेप्टेंस हो चुकी है। हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस बहुत डिटेल में जाके 4th-5th क्लास में पढ़ा है। आई एम श्योर आप ये कंसेप्ट रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो भी रेलेवेंट क्लास है 4th या 5th, वहाँ पर जाकर आपको देखना है। मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्लासेस में है, मैं आपको दे दूँ। एंड इफ़ यू गाइज कैन नो सेंड द टाइम स्टैम्प ऑफ इंडिविजुअल क्लासेस की कौन सी क्लास में कौन सा टाइम स्टैम्प, मतलब कौन से टॉपिक्स डिस्कस हो रखे हैं, नथिंग लाइक इट, आई विल पिन योर कमेंट एंड ऑल्सो योर पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन द ऑफर इज, कब ऑफर, मतलब बेसिकली ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब कम्युनिकेशन हो गया, ऐसे होगा ना, फोन पे बात कर रहे हैं, टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, ऑफर तो कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस तब होगी। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, व्हेन इट इज स्पोकन ऑन द टेलीफोन, heard but not understood, heard and understood, is received, heard, understood by some person in offerer's home। आंसर क्या है 6th क्वेश्चन का गाइस, कब होगा एक्सेप्टेंस कंप्लीट टेलीफोन से अगर हो रहा है, ऑफ कोर्स जब सुन लिया है, समझ लिया है, यस, जब सुन लिया है और समझ लिया है, heard and understood by the offerer, yes, very well। Let's go to question number 7। With regard to contractual capacity of a person of unsound mind under section 12, अंडर सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 11 में तो मोरी वर्सेस धर्मदास घोष पढ़ा है हमने। विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ एन अनसाउंड माइंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नेवर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली नेवर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए जब वो अनसाउंड माइंड का है तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, जब वो साउंड माइंड का तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। कंसेप्चुअली तो ये होना चाहिए, देखते हैं वो ऑप्शन अवेलेबल का है। A person of an unsound mind can enter into a contract. That's an absolutely wrong statement. Person who is usually of unsound mind can contract when is at the time of entering into contract of a sound mind. वैसे तो generally तो unsound mind का रहता है, but जब sound mind का तब contract में enter कर सकते हैं. That's a correct statement. A person who is occasionally of unsound mind can contract, although at the time of making the contract he is of unsound mind। भाई आप unsound mind के हो तो आप पास capacity नहीं है to enter into a contract। तो question number 7 में what would be the right answer? सही आंसर अपन का सी ही है। यस, इजी आंसर अगर आप दे पा रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपके कंसेप्ट्स, इसका मतलब आपको क्लियर है। यस, while obtaining the consent of the promisee, keeping silence by the promiser when he has a duty to speak about the material facts amounts to consent obtained by, जब उसको बताना चाहिए था बट उसके बावजूद कर रखा है, फ्रॉड है। Under section 15 of under section 17 of Indian Contract Act, it's a fraud। coercion नहीं है, coercion section 15 में बता रखा है जबरदस्ती। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में बता रखा है, जहां पे इंटेंशनली नहीं कर रहे हो आप किसी को डिसीव। मिस्टेक अंडर सेक्शन 20, 21 और 22 बता रखा है, यहाँ पे बायलैटरल और यूनिलैटरल के बारे में बातें हुई हैं, मैंने बहुत डिटेल में आपको कंसेप्ट समझाए। बट क्वेश्चन नंबर 8 में द आंसर इज डी। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ए थ्रेटन्ड टू कमिट सुसाइड if his wife did not execute a sale deed in favor of his brother, the wife executed the sale deed, जबरदस्ती, वैसे तो मंचील नोक थी, वैसे यहाँ पे बोला मैं सुसाइड कर लूंगा। coercion है अंडर सेक्शन 15।
voidable होगा of course, due to under influence, due to coercion, void being immoral, void being forbidden by law. अब बताइए coercion है कि undue influence है? जबरदस्त, देखो जब जब भी जबरदस्ती हो रहा है ना, इट इज कोअर्जन. अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, बट नॉट अंडर द circumstances that we have been talking about on the screen. Undue influence happens in section 16, coercion happens under section 15, है ना. सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 ऐसे पढ़ा था, और 19 में हमने बोला था कि जब भी फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा हो रहा था, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, ना हमने. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. A contract which is vitiated by undue influence is declared as which of the following by the Indian Contract Act. यहाँ पे आंसर दिख ही रहा है. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा के केसेस में कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिकली जो कंसेंट फ्री नहीं है. सेक्शन 13 में मैंने बता रखा है क्या कंसेंट है, और सेक्शन 14 में बता रखा है कहाँ कंसेंट फ्री नहीं है. 15 में फ्रॉड, 15 में कोएर्शन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, 17 में फ्रॉड, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन, 20, 21, 22 में मिस्टेक, और 19 में रेपरकशन बता रखा है. ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है जहाँ कंसेंट फ्री नहीं होती है, ऐसा हमें सेक्शन 19 में बताया हुआ है. यस, very well. Let's go to question number 11. Consider the following. Active concealment of fact. आपको पता है आप छुपा रहे हो जानबूझ के. Fraud. Promise made without any intention of performing it. झूठ मतलब जो वादा कर रहे हो वो निभाने नहीं वाले हो. Fraud. Breach of duty which gains an advantage to the person committing it. ओके आपने जो वादा किया था वो निभाया नहीं. यस. इंड्यूसिंग मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर. जिसका एक्चुअली जो सब्जेक्ट मैटर ही था, जो आप करने ही वाले थे, उसमें मिस्टेक हो गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू फ्रॉड. 1 और 2 तो है ही, ठीक है, और ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो हमें दो ही दिख रहे हैं, और हम जानते हैं कि 1 और 2 तो है ही, तो अगर 3 और 4 हमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आंसर दैट वी आर गोइंग टू चूज इज ए. ये जरूरी नहीं फ्रॉड ही हो. जैसे हमने लास्ट सेशन अगर आपको याद हो तो ब्रीच के बारे में हमने बातें करी थी. एक हसीना थी रानी का एग्जाम्पल देकर, है ना, नील और क्या नाम था, रिशु के साथ. यस. वहां पर हमने ब्रीच देखी थी. ब्रीच से तो हमने जरूरी नहीं ना फ्रॉड ही हो रहा हो. इंड्यूसिंग मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, दैट्स मिस्टेक, अगेन फ्रॉड नहीं है वो. या वहाँ पे यूनिलैटरल बायलैटरल एक्चुअली डिपेंड करेगा, और उसके कंसेप्ट्स मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं. मैं अभी कंसेप्चुअलिटी में अगर जाऊँगी तो फिर आज का सेशन तो पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा. तो आई एम होपिंग दैट यू गाइज हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स, एंड इफ नॉट, ऑल द 15 lectures in details have been uploaded on the session. Even if you are meeting me for the first time, guys, nothing, absolutely nothing has been skipped. हर एक पॉइंटर, हर एक वर्ड जो आपकी किताब में लिखा है, वो सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छे से, इवन बेटर तरीके से लेकर आई हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, जो आप अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपके पास हमेशा that is going to stay intact in your heart, in your head, and going to be helpful for you for longer. Yeah, let's go to question number 12. Factors vitiating consent are. कंसेंट कहाँ फ्री नहीं है, कोएर्शन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, ओके, फ्रॉड में, मिसरिप्रेजेंटेशन में, मिस्टेक में, या इन सभी जगह कंसेंट फ्री नहीं है. सेक्शन 14 में अगर हम बात करते हैं तो इनमें से हर जगह कंसेंट फ्री नहीं है. 14 में बता रखा है कंसेंट कहाँ फ्री नहीं है, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22. यस, ये हमको बताया हुआ है. यहाँ पर कंसेंट फ्री नहीं है. यस. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13. मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, अनवारंटेड असर्शन है. एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव है.
इनोसेंट मिस्टेक है या फिर ये भी सभी कुछ कह सकते हैं अंडर सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. यस, दैट्स ऑल्सो करेक्ट. देखो इनोसेंट मिस्टेक और ये तो आपको सही लग रहा होगा बी और सी. अगर आप मान लेते हैं कि यार मैं नहीं भी श्योर है तो इवन विद द ऑप्शन दैट वी हैव वी कैन चूज आराम से डी. बट वैसे तो हमें कंसेप्ट पता ही होने चाहिए. बट एग्जाम में हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन में आप आ जाओ जहाँ पे आपको एलिमिनेशन से जाना हो या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने हो कि कहाँ पे सही आंसर क्या हो सकता है, किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो आप इस तरीके से सोचेंगे. Your brain needs to be in the right direction to increase your possibilities and probabilities to clear your CMA foundation examination in one go. Yeah, let's go to question number 14. If a party stands in a fiduciary relationship, मतलब trust based है. Fiduciary relation to the other. He cannot dominate, he can dominate the will of another. Yes. The trust should be maintained or any of the above. सिंपल आंसर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अगर कोई ट्रस्ट वाली रिलेशन में, जैसे डॉक्टर पेशेंट, सॉलिसिटर क्लाइंट, लॉयर क्लाइंट, बाबा जी और मे नो सम काइंड ऑफ प्रिंसिपल एंड द फॉलोअर, कुछ रिलीजन बेस है, समथिंग लाइक दैट, ये अंडी इन्फ्लुएंस है. A person is deemed to be in a position to dominate the will of another if he holds the real or apparent authority, stands in a fiduciary relationship. दोनों ही सही है, ये दोनों में से कोई भी सही हो सकता है. ऐसे कोई भी सही हो सकता है तो इज नॉट द राइट आंसर. या तो दोनों ही सही होंगे या खाली बी सही होगा. हमें पता है जहाँ पे अथॉरिटी है, एपरेंट, रियल, दैट दिख रहा है, मतलब आपको सामने से दिख रहा है, तो वो ऑफ कोर्स डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाएंगे. एंड फिड्यूशियल रिलेशनशिप है, दोनों ही जगह आप बोल सकते हैं अंडर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है. Yes, if both the parties to a contract believe in the existence of the subject, which in fact does not, दोनों ही पार्टीज है तो बायलैटरल मिस्टेक है. दोनों ही पार्टीज को लग रहा है कि है बट है ही नहीं. द अग्रीमेंट वुड बी अनएनफोर्सेबल, वॉइड, वॉइडेबल, नन ऑफ द. दोनों कंसेंसस एट ईडम ही नहीं हुआ. ये सोच रहे हैं ऐसे, ये सोच रहे हैं ऐसे, द कॉन्ट्रैक्ट हियर बिकम्स वॉइड. The contract here becomes void. Bilateral mistake है. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे अनुपमा. अगर मैं बायलैटरल मिस्टेक को भी छोड़ती हूँ, सेक्शन 20-21-22 भी नहीं जाती, मैं एकदम स्टार्टिंग के सेकंड सेशन में बात करती हूँ, तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा है जब ही भी कंसेंसस एट ईडम नहीं हो रहा. मारुति ऑल्टो और मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है. जब दोनों ही लोगों को लग रहा है सब्जेक्ट मैटर ही डिफरेंट है, या दोनों ही पार्टीज गलत एस्पेक्ट के बारे में बात करी है, एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, yes, of course the contract becomes void. For a valid contract, both the parties should have given their consent. Okay, the consent should be free. दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, हो सकता है, बातें नहीं करते. हम प्रोफेशनल हैं, यहाँ पे yes और no बोल रहे हैं, ब्लैक और वाइट बोल रहे हैं, ग्रे जैसी कोई बातें नहीं हो रही है. दोनों ही सिचुएशंस में, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 बोल रही हूँ, दोनों ही सिचुएशन में मुझे तो दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ना. जब कंसेंट फ्री है और दोनों का ही कंसेंट आया है, मान लेते हैं एक पार्टी तो बोल रही है यस, दूसरी पार्टी नहीं बोल रही है, फिर यस. Let's go to question number 18. When both the parties to an agreement are under a mistake as to the matter of fact essential to the agreement, दोनों ही पार्टी जो कि इम्पोर्टेंट, मतलब लास्ट क्वेश्चन भी इसी पॉइंटर पे था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट तवज्जो रखता है, जिस बात से ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, दोनों ही पार्टी वहाँ मिस्टेक में है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगेन बिकम्स वॉइड. सिमिलर क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिफरेंट हो गई है. यस, let's go to question number 19. In Indian Contract Act, the term consensus at idem means meeting of minds. Yes, parties under mistake, no. Free consent, no. Parties agreeing the same thing in the same sense, yes. Meeting of minds. Meeting of, खाली कॉपी नहीं कर रहे हो. आई होप आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो, क्योंकि अगर आप कॉपी कर रहे हो सकता है भी आप अपने ब्रेन को, अपने आसपास के लोगों को धोखा दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू आर डिसीविंग योरसेल्फ, है ना. ये इनोसेंट मिस्टेक भी नहीं है, आप अपने लिए
6 महीने सक्सेस डिले कर रहे हो, दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। इसलिए आंसर आपको खुद पहले यहाँ देना है। अब आप खुद के टीचर बन चुके हो, जब आप खुद ही के लिए अकाउंटेबल हो। यहाँ पर आपको मैं फैसिलिटेट कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, बट चलना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ दिशा दिखा सकती हूँ ऐसे चलना है, बट चलोगे नहीं, पहुंच नहीं पाओगे। यस, हेज अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ माई डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मेरे प्यारे बेटे हो ना। चलो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20। To prove undue influence, the plaintiff has to prove that the relations subsisting between the parties are such that the defendant was in a position to dominate the will of the plaintiff. The defendant used that position to obtain an unfair advantage from the plaintiff. Both A and B or none of the above. प्लेंटिव वो होता है जो केस कर रहा है, डिफेंडेंट वो है जिसको जिसके ऊपर केस किया गया कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है। लेट्स से इसने इसको बोला इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करके एंड इन्फ्लुएंस में आके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, तो क्या इसको प्रूव करना है कि भैया जी इन्होंने सच में मेरे साथ ऐसे किया है, या फिर डिफेंडेंट सॉरी हाँ, क्या प्रूव करना है? प्लेंटिफ को करना तो बताना ही है। जैसे मान लेते हैं मैंने बोला इसने चोरी करी है, तो मैं प्लेंटिफ हूँ ना, मुझे ही प्रूव करना है कि हाँ इस बंदे ने चोरी करी है। प्लेंटिफ को ही प्रूव करना होता है, डिफेंडेंट को ही प्रूव नहीं करना होता कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, एक्सेप्ट इन सर्टेन लॉज, इन जनरल बता रही हूँ मैं। तो क्या प्रूव करना है कि ऐसा रिलेशन था कि डोमिनेट कर सकता था ये बंदा इसकी विल को, और अनफेयर डोमिनेट भी कर सकता था और किया भी, अनफेयर तरीके से उन्होंने एडवांटेज ली भी। यस, दोनों ही सिचुएशंस, दोनों ही पॉइंट्स बिल्कुल रेलेवेंट है जब मैं प्रूविंग के बारे में बात कर रही हूँ। अंडर द केस ऑफ सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। Yes, the validity of contract is not affected by mistake of fact, mistake of law, misrepresentation of fraud. वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पैक्ट नहीं होती अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है, लॉ की ही मिस्टेक है तो वैलिडिटी इम्पैक्ट नहीं होगी। अगर मान लेते हैं सम एक एक्ट ये बोल रहा है, दूसरा एक्ट ये बोल रहा है, तो प्रॉब्लम किस में? लॉ में है ना। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट नहीं होता है इससे, बाकी सबसे तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पैक्ट हो जाएगा, चाहे वो मिस्टेक हो फैक्ट की, लॉ की भी नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन हो या फ्रॉड हो। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो अनलॉफुल अग्रीमेंट्स कंप्राइज, अनलॉफुल अग्रीमेंट में क्या है? इलीगल अग्रीमेंट्स होते हैं अनलॉफुल, यस। इमोरल अग्रीमेंट्स होते हैं, हाँ होते हैं, बट ओनली लिखा है मैम यहाँ, तो ध्यान से सारे ऑप्शन देखने के बाद चूज करेंगे। खाली ओनली लिखा होता इमोरल अग्रीमेंट्स तो होते हैं, हाँ खाली इमोरल अग्रीमेंट्स है विद ऑप्शंस। इफ यू रीड प्रॉपरली तो आप तब राइट आंसर तक पहुंचोगे। इसको पढ़ते ही क्रॉस मत कर देना, पढ़ते ही क्रॉस मत कर देना है। ओनली पढ़ते हैं तो हाँ, बट क्या इमोरल अग्रीमेंट्स हैं? हाँ है। अग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी अनलॉफुल होते हैं, जी हाँ होते हैं। बट अगर मैं तीनों साथ में पढ़ती हूँ, ऑल अग्रीमेंट्स मेंशन्ड अबव आर अनलॉफुल, यस। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकीनेस बोल सकते हैं ओनली ओनली लिखकर, है ना, बट दिस इज हाउ इट इज। इसलिए खाली एक स्टेटमेंट पढ़ते ही हम आंसर पर जंप नहीं करेंगे। तीनों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में सही है जब मैं अनलॉफुल अग्रीमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए आंसर डी है यहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। द एक्सपेक्टेशंस टू द रूल दैट, not expectations, the exceptions. The exceptions to the rule that an agreement in restraint of trade is void are contained in the provisions of section 27 of Contract Act only, section 11, 36, 40, 54, 55 of Partnership Act only. Both of the above mentioned provisions of the Contract Act and the Partnership Act respectively, or none of the above. अभी तक हमने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा ही नहीं है, वहां के एक्ट तक जाएंगे कैसे, बट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये सेक्शन आप याद कर लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ना हो के सिमिलर लाइंस पे हो जाए, तो याद रखिए सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करता है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कि भैया आप ये काम ही नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट इफ इट इज बेस्ड ऑन सम गुडविल, लेट्स से फॉर एग्जांपल। और ये सिमिलर लाइंस में मैं आपसे बातें क्लास में कर चुकी हूँ। यस, ओके। अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड विद एन एनिमी इज disqualified
डिस्क्वालीफाइड है ना। सेक्शन 11-12 पढ़ा था हमने कि जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ऐसे ही डिस्क्वालीफाइड कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होते हैं। एन इमोरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, एनफोर्सेबल, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री के बंदे से बात कर रहे हैं जो एनिमी है, दैट पर्सन इज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, एन अग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल, अग्रीमेंट अनलॉफुल कब है? इफ देर इज नो कंसेंट, द कंसेंट इज नॉट फ्री, देर इज नो कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय द लॉ। अनलॉफुल कब बोलेंगे? कंसेंट नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, या लॉ से फॉरबिड हो रखा हो, कंसिडरेशन नहीं है तो वैलिड ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, तो है ना। सेक्शन 10 के एसेंशियल्स में हमने पढ़ा था, बट इसके भी एक्सेप्शंस थे। कंसेंट फ्री नहीं है, अगेन भी वैलिडिटी सेक्शन 10 में आ रहा है। कंसेंट ही नहीं है तो भाई फिर तो अग्रीमेंट ही नहीं होगा ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ जैसे। जब बट अनलॉफुल बोल रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25? D is the right answer. Let's go to question number 26. इन अ वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज जीत जाती हैं, दोनों ही पार्टी लूज जाती है, लूज कर जाती है, हार जाती है, कोई भी नहीं जीती, एक जीतती है दूसरी हारती है। जैसे हमने गैम्बलिंग के बारे में बात करी है ना, तो एक की जीत दूसरे की हार है, एक की हार दूसरे की जीत है। वेजरिंग एग्रीमेंट ऐसे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लिखा होना चाहिए था, इज और आर करेक्ट। Void agreements are always illegal. That's not correct. All illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. ये जरूरी नहीं. Illegal agreements are voidable. No, they are void. Illegal agreements can be ratified by the persons. क्या उसे करेक्ट किया जा सकता है? इलीगल कोई चीज इलीगल हो सकती है, बाद में सही करी जा सकती है? नहीं भैया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज void. Yes, that's absolutely correct statement. ये statement तो correct है. Yes. Let's go to question number 28. Which of the following is not a wagering agreement? Lottery, an agreement to buy a ticket for lottery, commercial transaction, the intention of which is not to deliver the goods but only to pay the difference in price, a contract of insurance. इनमें से कौन सा wagering नहीं है? नहीं है, ये है, कहीं ना कहीं ये भी है, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कंटिजेंसी पे डिपेंड करता है, और नॉट पूछा है आपसे, नॉट पूछा है ना आपसे, तो यही आंसर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। Okay, let's go to question number 29. A wagering agreement in India is declared by the Contract Act as illegal and void but not illegal, voidable at the option of the aggrieved party है, immoral। wagering agreement को void बोला है but illegal नहीं बोला है, void तो है but illegal नहीं है, void तो है but illegal नहीं है। Okay, let's go to question number 30. Which one of the following is a void agreement? An agreement without consideration, an agreement in restraint of marriage, an agreement in restraint of trade, या सारे ही? विदाउट कंसिडरेशन, रिस्ट्रेन मैरिज, रिस्ट्रेन ट्रेड, ये सारे ही void है, ये सारे ही void हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 31. An agreement which restricts a person's freedom to marry or to marry another person if his choice is against public policy is lawful, illegal, void या none of the above? यहाँ पर आंसर क्या है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हो गाइस, चाहे तुम जो मर्जी कर रहे हो, इट इज void। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट डिस्क्वालीफाइड हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गया। ओके, an agreement of service under which an employee agrees that if he will serve a particular employer for a certain duration and that he will not serve anybody else during that period is valid agreement, void agreement, illegal agreement, none of the above। मान लेते हैं मैं एक्स कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, मैं जब मेरी एक्स कंपनी बोल रही है जब आप मेरे लिए काम कर रहे हो तो किसी और का काम नहीं कर सकते, वैलिड है, क्या दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है क्या? नो प्रॉब्लम।
Okay. If the seller agrees to supply all the goods produced by him to a certain buyer and to nobody else, and the buyer also in turn undertakes to accept the whole of the quantity, the agreement is खाली इन्हीं को ही देना है, खाली इन्हीं को. It's a void agreement? No. Is it an illegal agreement? No. But is it a soulless agreement? We haven't explicitly talked about it. है ना. And it is nothing that we have discussed in the entire 15 sessions. ऐसा कुछ इनके लिए कोई भी word नहीं है. The answer is none of the above. The answer is none of the above. Now, M, who is a dealer in mustard oil only, agrees to sell 500 liters of oil. This agreement is ऑयल बेचना है, खाली मस्टर्ड ऑयल ही बेचते हैं. ये वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल एंड एनफोर्सेबल है. देखो हमने बोला था सर्टेन होना चाहिए. आप किसी बंदे से तेल लेने गए हो और वो बेचता ही सरसों का तेल है, तो आप तेल लेने गए हो, सरसों का ही तेल लेने गए होंगे ना. ना कहीं ये इम्प्लाइड है कि जो ऑयल है वो सर्टेन है, या जो प्रोडक्ट है जो भी जिसके लिए आप एंटर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में वो सर्टेन. मान लेता है एक बंदा जो ऑयल बेचता है, यहाँ पे एम जो है वो ऑयल बेचते हैं, बट वो अलग अलग तरीके के ऑयल बेचते हैं. अब जब तक आप नहीं बताओगे कौन से 500 लीटर 500 रुपये का आपको तेल देना है, वहां पर सर्टेनिटी होनी जरूरी है. केपेबल और सर्टेन हमने विकी कौशल का एग्जांपल लिया था और सर्टेन वाला एग्जांपल ऑयल से ही लिया था, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया हुआ ये मस्टर्ड ऑयल बेचते हैं तो वैलिड ही है कॉन्ट्रैक्ट. Okay, A and B agree that A shall pay rupees 1000 for which B shall afterwards deliver to an either rice or smuggled opium. या तो चावल दे दो, ये तो वैलिड है, बट स्मगल्ड ओपियम तो इलीगल है ना और वॉइड है. The first agreement is void and the second is voidable. First is voidable and the second is void. The first is valid. This is valid, right? Rice तो कोई दिक्कत नहीं है. Second void है, यही हमने यहाँ पर बात भी करी है. The first is void and the second is valid. No, the answer here becomes C. Yes, very well. Let's go to question number 36. A agrees to sell B 100 ton of oil. कौन सा ऑयल है भाई? यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है. There is nothing whatever to show what kind of oil. क्योंकि यहाँ पे सर्टेन ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है क्या है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. हमने इसका मेटल का एग्जाम्पल लिया जब हम क्लास पढ़ रहे थे. यस. A agrees to sell B my white horse for rupees 500 or rupees 1000. There is nothing to show which of the two prices is given. The agreement is again या तो ये. सर्टेन नहीं है भाई, सर्टेन होना पड़ेगा. अब क्योंकि सर्टेन नहीं है, अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. यस. Agreements between a husband and wife living in friendly environment are डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स. मोदी बीबी नहीं, यहाँ पे हमने पढ़ा था बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर. बताया था मैंने आपको ये केस? नहीं बताया? चलो मैं बताती हूँ. लेट मी एक्सप्लेन. हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं पे कभी काम आएगा. यस. तो वहां पर हमारे पास है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर. एग्जाम के लिए नहीं है, बट क्योंकि टॉपिक आ गया पढ़ लेते हैं. यहाँ भी बैल्फोर है, यहाँ भी बैल्फोर है, तो मतलब दोनों या तो भाई बहन है या हस्बैंड वाइफ है, कुछ इस तरह से. यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस बैल्फोर है. ओके. तो ये अंग्रेजों के जमाने की बात हो रही है. ओके. अब क्या हुआ, मिस्टर बैल्फोर और मिसेस बैल्फोर श्रीलंका गए. कहाँ से? लंदन से. ओके. मिसेस बैल्फोर की तबीयत खराब हो गई तो ये यहीं पे रुक गई और मिस्टर बैल्फोर ने कहा कि मैं हर महीने कुछ स्टर्लिंग पाउंड आपको बेचता रहूंगा. यू स्टे, आई एम गोइंग. मिस्टर बैल्फोर वापस चले गए. जब मिस्टर बैल्फोर वापस चले गए, कुछ समय तक तो वो पैसे देते रहे, पैसे नहीं मतलब भावनाओं को समझो. हाँ, पॉन्ड देते रहे, भेजते रहे, मनी भेजते रहे. अब इन दोनों के बीच में जो भी लड़ाई वड़ाई हुई, इन्होंने पैसे जो मनी है देना बेचना बंद कर दिया. अब मिसेस बैल्फोर ने कोर्ट में केस कर दिया कि भैया इन्होंने वादा किया था कि मैं मनी दूंगा, अब दे नहीं रहे हैं. कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला कि भाई ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है,
एग्रीमेंट है, बट एनफोर्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, सोशल अरेंजमेंट है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ तो कितनी बातें करते हैं, हमें हर चीज में कोर्ट ऑफ लॉ नहीं यहाँ पे मदद कर पाएगा, है ना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल होने के लिए वहां पर लीगल एनफोर्सेबिलिटी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए, और हस्बैंड वाइफ के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है ना। यहाँ पर डोमेस्टिक है, सोशल है, बट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब एनफोर्सेबल नहीं, वैलिड तो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, एक्चुअली एग्रीमेंट तो वैलिड है बट ये एनफोर्सेबल नहीं है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इट्स जस्ट अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट। ओके, चलिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, मैं आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। ए प्रॉमिस टू मैरी none else than Miss B and in default to pay her a sum of ₹1,000. Subsequently, A married Miss C and Miss B sued for recovery of ₹1,000. बताइए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइडेबल है कि अनएनफोर्सेबल है? वॉइड है। Contract in restraint of marriage, contract in restraint of trade are void contracts. Are void contracts. Yes, consideration नहीं है, वहाँ भी void है, void ab initio है। A promises B to pay ₹100 if it rains on Monday. Monday को अगर बारिश होगी तो। And B promises to pay ₹100 if it does not on Monday. This agreement is wagering है भाई, wagering है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, सट्टा लगा रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर वेजरिंग अग्रीमेंट। जैसे इनके अभी तक वेजरिंग नहीं समझ आया था, इस क्वेश्चन ने आपको वेजरिंग चमका दिया हुआ, चमका दिया ना। अगर वेजरिंग चमका तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना वेजरिंग इक्वल्स टू चमका। अब एग्जाम में वेजरिंग चमका मतलब क्या ना, हम सिर्फ अपनी भाषा है ना, थोड़ा फन भी करना जरूरी है। 41st, P engages B to kill C, illegal, unlawful, and borrows ₹100 from D to pay B. If D is aware of the purpose of the loan, the transaction is void. And illegal. Because of illegality, it is void. मैंने यहाँ पढ़ते ही बोल दिया था इलीगल। यस, पढ़ते ही आपको बोल दिया था इलीगल। ओके, ट्रांजैक्शन तो इलीगल हुई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ। ट्रांजैक्शन तो इलीगल हुई, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ। Okay, moving forward to question number 42. A leaves the firm during a particular business in Mumbai. He agrees with the other partners of the firm not to start a similar business as that of the firm in and around Mumbai for 3 years. This agreement is सेम बिजनेस नहीं कर सकते 3 साल तक, इस बात पे अग्री किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट restraint of trade है, it is a contract in restraint of trade and therefore void. Important question number 42, ऐसे केस बेस्ड क्वेश्चन बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। Contract in restraint of trade is void. Okay, A, while filing up the insurance application form, states his age as 25, believing it to be true. His actual age was 27. The Life Insurance Corporation issued a policy in favor charging a lower premium than what it should have charged if the actual age has been given. ये misrepresentation हुआ, जानबूझ के नहीं बताया, गलती से बता दिया, misrepresentation हुआ। Okay, now B, having discovered a vein of ore on the estate of A, adopts means to conceal, छुपा रहे हैं, and thus conceals the existence of the ore from A. Owing to A's ignorance, B is enabled to buy the estate at low price. The contract is छुपाया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? फ्रॉड हुआ है। सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 19। 17 में फ्रॉड हुआ है, 19 में वाइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ ए।
जानबूझ के धोखा दिया है। ओके। बी लेट अ केबिन ऑन हायर टू पे, sorry, B let a cabin on hire to be a prostitute knowing that it would be used for immoral purposes. The agreement is again void, illegal दिख रहा है हमें, against public policy दिख रहा है हमें. Yes. A enters into an agreement with B who has robbed A for rupees 1000 to drop prosecution against him मतलब B. In consideration of B is returning rupees 8000. Afterwards, B refused to pay. A can get dash from B. 8,000 मिल सकते हैं, 100 मिल सकते हैं, कुछ भी नहीं मिल सकता. 10,000 प्लस डैमेजेस. जितना 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 दिया था, क्या बोला था, मेरे अगेंस्ट तुम केस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 8,000 दे दूंगा. केस नहीं तो क्या, बट 8,000 नहीं दिए. यहाँ पे 8,000 रिकवर कर सकते नहीं, कुछ रिकवर नहीं कर सकते. बताइए, इज दिस फाइन? नथिंग होना है. वाई इज इट नथिंग? क्योंकि केस करने से रोक रहे. मैंने ऐसे आपको एग्जाम्पल, आम के बगीचे वाला एग्जाम्पल दिया जब मैं क्लास पढ़ा रही थी. यस, you guys are going to give me an explanation of it in the comment box. Question number 46. Okay, I'm going to personally respond to everybody who answers. Okay, A agrees with B to discover treasure by magic for consideration of 500. बताइए, मैजिक रियल है क्या? This is a void contract. void agreement, void contract, void valid agreement can enforceable. भैया जी void है. अनसर्टेन अनकेपेबल, हमको पता नहीं भाई क्या मैजिक है, एब्राकडाब्रा गिली गिली छू कर रहे हो तुम. X, a tailor employed Y as his assistant under an agreement that Y on termination of his employment shall not start the business of tailor. Again, this contract and restraint is void. Why? Because it is restraint of trade that is happening. Contract and restraint of trade. Okay? Now, X leaves the firm doing a particular business in Delhi. He agrees with other partners of the firm not to start a similar business for the next 2 years. Again, it is void. Yes, again it is void. Guys, the answer that is given here is valid, but that doesn't seem to be a correct answer. अगर हम contract and restraint of trade बोल रहे हैं, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बोल रहे हैं, तो गाइस यहाँ पर भी तो सेम ही है जैसे पीछे क्वेश्चन था. पर्टिकुलर बिजनेस था, मुंबई था, वहाँ 3 साल था या 2 साल. अगर ये बात होती गुडविल नहीं लेकर जा सकते, उनके क्लाइंट्स नहीं लेकर जा सकते, दैट कैन बी यस वैलिडेटेड. यस, द आंसर दैट इज गिवन इन आवर बुक, जो हमारी इंस्टीट्यूट की बुक है, वो आंसर ये दिया हुआ है, बट द आंसर इज नॉट correct. The answer that should be correct is right. It should be the correct answer. Do you guys agree with me? Let me know your thought process in the comment box also. Moving forward with question number 50. X ने promise किया Y को कि वो supply करेगा 1 तोला of gold, मतलब 10 ग्राम gold देगा, brought from the sun. Sun? Is it even possible? Is it capable of being done? सूरज से आप 1 तोला सोना ला के दे सकते हो क्या? केपेबल ही नहीं है. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट केपेबल, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है. सेक्शन 10 में हमने 9th पॉइंट पढ़ा था, सर्टेन एंड केपेबल, है ना. तो ये भी क्या हो जाएगा? व्हाट इज इट गोइंग टू बी? It is going to be a void agreement. It is going to be a void agreement. Enforceable भी नहीं है, इसलिए contract भी नहीं बना. Next, A promises B not to carry on a similar business as that of B if B pays him a certain amount. कुछ पैसे देने को बोला, ये मैं तुम्हारा बिजनेस नहीं करूंगा अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगे. ओके, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दोगे.
बी पेज द मनी, बी ने पैसे भी दे दिए। ओके, उल्टा है ये, बिजनेस नहीं करेंगे अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए। ठीक है, दे दिए, अब इन्होंने पैसे दे भी दिए, उसके बावजूद बट ए कंटिन्यूज द बिजनेस नाउ, बी क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है क्या? कैन ही डू एनीथिंग? हमने सिमिलर क्वेश्चन पीछे देखा है। इट इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। यस, इट ही कैन डू, ही कांट डू एनीथिंग, कंपेल नहीं कर सकता, इम्प्रिजन भी नहीं कर सकता, सू भी नहीं कर सकता, बिकॉज अगेन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ठीक, चलिए, ए परचेजेस बीज बिजनेस ऑफ सेलिंग नेकटाइज इन दिल्ली, ए कैन रिस्ट्रेंट बी, वाई? बिकॉज गुडविल है यहाँ पर, डूइंग द बिजनेस ऑफ सेलिंग नेकटाइज अगेन इन हिज लाइफ। अच्छा, रिस्ट्रेन क्या कर सकता है, कितने कुछ समय के लिए कर सकता है, पूरी लाइफ के लिए कर सकता है? ए रिस्ट्रेन कर सकता है बी को कि लाइफ टाइम में कभी भी आप नेकटाइज का बिजनेस नहीं करेंगे। सेम बिजनेस दिल्ली में नहीं करेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रेन किया जा सकता है, एक्सेप्शन है। ओके, डूइंग द बिजनेस ऑफ सेलिंग नेकलाइंस इन दिल्ली फॉर अ लिमिटेड पीरियड, एक कुछ समय के लिए सेम ज्योग्राफिकल लोकेशन में काम नहीं करेंगे, या नन ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 52, अ गुड वन गाइस। यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर देखो, यहाँ पे 2 पॉइंटर होते हैं, जब भी गुडविल बेस्ड बिजनेस होता है वहाँ पे रिस्ट्रेंट लगाया जा सकता है, बट जो लिमिटेड पीरियड के लिए और एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, पूरी दुनिया जिंदगी में नहीं कर सकते हो, दैट्स टू वेग ऑफ अ स्टेटमेंट। एक ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो दिस वुड हैव बीन मेड मोर सेंस, बट क्योंकि यहाँ पे टाइम और ज्योग्राफिकल लोकेशन दोनों के बारे में बात कर रखी है, इसलिए आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है। ठीक है, A promised to marry B and none else, and promised her to pay her sum of rupees 5,000 in addition to what he gets from the other party if he marries someone else. A marries C and gets 10,000 from C. B can get from A कितने रुपए मिलेंगे, कुछ मिलेंगे? A ने प्रॉमिस किया B को कि मैं तेरे से ही शादी करूंगा और किसी से भी नहीं, और बोला कि अगर किसी और से शादी हुई तो एडिशन जो भी पैसे हैं वो मैं 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। बताइए, कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो भी सकता है? यहाँ पे कुछ अमाउंट दे रखे हैं, 15,000, 10,000, 15,000 प्लस डैमेजेस, या कुछ भी नहीं? अगेन कुछ भी नहीं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड था वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज भी, और यहाँ पे तो जोग्राफिकल और टाइम लिमिटेड टाइम वाली बात भी नहीं हो सकती। Yes, fantastic. Let's go to question number 54. A promised B to obtain an employment from him in public office. B promised to pay rupees 2,000 to A for this. Public office में job के लिए 2,000 रुपये ले रहा है. B gets the job through A but refuses to pay the money. बताइए, क्या ये ऑब्जेक्ट लीगल था, पैसे देके जॉब लेना? ध्यान से, A can challenge B's appointment on the grounds of non-payment of money. Sue B for 2,000. कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में एनफोर्सेबल ही नहीं है, और A भी कर सकते हैं या B भी कर सकते हैं। कोर्ट won't help. Will court help? No. Again, do nothing. ठीक, क्वेश्चन नंबर 55. A Hindu already married with a living wife B. तो यहाँ पर आप अरमान मलिक जैसे नहीं हो सकते। हाँ, OTT बिग बॉस देखा था अपन ने। चलिए, एंटर्स इनटू अ मैरिज अग्रीमेंट, मैंने नहीं देखा था, मैंने सिर्फ हाईलाइट्स देखे थे, कहीं डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कहीं सोचो मैम। ओके, ए हिंदू ऑलरेडी मैरिड विद अ लिविंग वाइफ बी enters into marriage agreement with a widow of 30 years. This agreement is void ab initio. Void because of being opposed to public policy, valid and can be enforced by either party. Voidable because A has obtained B's consent by exercising undue influence against her, or void because of being forbidden by law. हमारा कानून इसे मना करता है, polygamy allowed नहीं है, because it is forbidden by law, therefore on that ground it is void. अब आप डी और ए में कंफ्यूज हो सकते हो, पब्लिक पॉलिसी नहीं है ये फॉरबिडन बाय लॉ है, इस वजह से आंसर डी है, ना कि ए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड।
Rajiv entered into a contract with Lata to marry her on the fixed date. However, before the marriage date, Rajiv went mad. Okay. With reference to Indian Contract Act, which is the valid response? Lata can't marry till Rajiv dies. The executors of Rajiv can enforce the contract against Lata. The contract becomes void. All the statements are correct. सारे स्टेटमेंट्स नहीं करेक्ट भाई. कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट को अब निभा ही नहीं सकता. अब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट था, ये चाय की टपरी वाला एग्जाम्पल है, दीपिका पादुकोण और पठान वाला एग्जाम्पल अपन ने लिया था. यस, यहाँ पर पहले जब एंटर करे थे तब एनफोर्सेबल था, बट इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल जब इसे काम करने का समय आया. इसलिए आंसर सी हो जाएगा. ठीक है. Question number 57. A and B agrees to deal in smuggled goods, illegal काम, and share the profits. A refuses to give B share of profit. In this case, गब्बर सिंह और मोगैमो वाला एग्जाम्पल है. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. आप एनफोर्स तो कर ही नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं तो अग्रीमेंट है. B can enforce the agreement in the court. B can only claim damages. B has no remedy as the contract is illegal. B can enforce the contract and claim damages. भैया ऐसे क्वेश्चन तो आने चाहिए, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए. बट ये क्वेश्चंस के आंसर वही दे पाएगा जिसके कंसेप्ट्स क्लियर है दोस्तों. कंसेप्ट्स क्लियर है. कंसेप्ट्स क्लियर करना बहुत बहुत ज़रूरी है. ठीक है. चलिए, अगर आपकी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप पीछे 15 वीडियोस ऑलमोस्ट 50 मिनट्स टू 1 आवर की है ऑन एन एवरेज. कोई वीडियोस 1.5 घंटे की भी है, कोई वीडियोस 40 मिनट्स की भी है ना. तो ऑन एन एवरेज 1 घंटा पकड़ के चलते हैं. 15 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर डली हुई हैं. आप जाकर देखिए उन क्लासेस को, क्योंकि 100% कवरेज मैंने दिया है. आप कहीं पर भी नहीं पढ़ रहे हैं तभी भी दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू. Okay, चलिए moving forward. A and B agree that law of limitation shall not apply to them. A debt becomes time barred and A refuses to pay the amount. टाइम बार में लिमिटेशन बता रखा है कि भैया इतने समय के अंदर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाओगे तो कोर्ट मदद नहीं करेगा. तो बेसिकली दैट हैज़ हैपेंड, बट इन्होंने पहले से बोल रखा था हम जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो टाइम बार नहीं है. अब can be recovered the amount under the terms of agreement? Yes, the agreement between them is valid and enforceable. Yes, the agreement is not opposed to public policy. No, the agreement is voidable agreement and can be avoided by A. No, the agreement falls under section 23 and hence void. क्योंकि आप लॉ के अगेंस्ट जाने को बोल रहे हो स्टार्टिंग में कि भाई टाइम बार्ड ही नहीं है. यहाँ पे मैंने फार्मर वाला एग्जांपल दिया था, कुछ आम या एप्पल के बगानों का. आई डोंट रिमेंबर द फ्रूट. इफ़ यू रिमेंबर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. बट यहाँ पर आप सेक्शन 23 के अंतर्गत ये एग्रीमेंट फॉल करता है, जहाँ पर आप बेसिकली शाल नॉट किसी के लीगल कंसिक्वेंसेस को रोक रहे हो. And if that is happening, of course the contract becomes void. Okay. A borrows rupees 5,000 from B. A ने B से उधार लिया. Okay. To purchase a revolver to shoot. डिस्काउंट illegal काम. Can B recover his loan from 5,000? पता था भाई B को, उसके बाद दे रहा है. Yes, the agreement between them is valid and enforceable. Yes, the agreement is not opposed to public policy. No, the agreement is voidable and can be avoided. No, the agreement falls under section 23 and hence void. Yes, once again. सेक्शन 23 के अंतर्गत यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा void. और सेक्शन 23 क्या बोलता है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं. You guys are going to tell me what is section 23 about. जस्ट इन अ जिस्ट, छोटे में, शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है. चलिए, ए बोरोज फ्रॉम बी ₹500 टू बेट वेजरिंग. यस. कैन बी रिकवर द अमाउंट? अगेन नो. वेजरिंग अग्रीमेंट है ना. वेजरिंग अग्रीमेंट है इसलिए वॉइड. अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे सारे ऑप्शन, हमको पता है बेटिंग इज वेजरिंग. या let's go to question number 61. A paid ₹500 to the government servant to get him a contract for the canteen. Again illegal काम, illegal object है.
The government servant could not get the contract. Can A recover 500 paid to him? No. Why? Because the agreement itself is void. Even if we do not read the options, अब हमने इतने concepts को अपने strong बना लिया है, इतने सारे questions कर लिए हैं कि अगर ऐसे question आए तो on the face of it आपको answer करना आना चाहिए. Is the agreement between them is valid? No. Not opposed to public policy? Absolutely bogus. वॉइडेबल नहीं है भाई साहब, आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके नहीं जा पाओगे, एनफोर्सिएबल ही नहीं कर पाओगे. Question number 62. A person contracted to deliver a part of specific crop of potatoes. एक specific crop of potatoes देने थे. The potatoes were destroyed by blight. दो नो फॉल्ट ऑफ द पार्टी, दोनों पार्टीज की तो कोई गलती नहीं है, बट ये खराब ही हो गया, क्रॉप ही खराब हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना. पहले स्टार्टिंग में कर पा रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, तो वॉइड तो है. और वॉइड ऑप्शन ही अपन को सी में दिख रहा है, ना ए में, ना बी में, ना डी में. रीजन क्या है? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, मतलब बिकॉज इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट वाज सपोज्ड टू बी एग्जीक्यूटेड. ओके, नेक्स्ट. ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू साइन for B at a concert for rupees 1000 which was paid in advance. A is too ill to sing. उस person से ही करवाना था, specific काम था जो उस बंदे से ही कराना था. Which of the following options is correct? A is bound to make the compensation. A is not bound to make the compensation for B. For the loss, the profit which B would have made if A had been able to sing, but must refund rupees 1000 paid in advance. A is not liable to refund. A is liable for the loss. देखो refund तो देना पड़ेगा, but क्या profit के लिए भी compensation देना पड़ेगा? नहीं भैया, वो he was not in a capacity to sing that day. Therefore refund ही देना होगा. The answer would be B in here. ठीक है. ब्रीच तो हुआ है बट कंपनसेशन नहीं आएगा यहाँ. नेक्स्ट. A contractor entered into an agreement with the government to construct a godown and received an advance payment for the same. He did not complete the work, breach हो गया, and the government terminated the contract. The government can claim damages. The government under section 65 could recover the amount advance. The government cannot claim damages. देखो भैया, डैमेज भी आ सकता है और एडवांस भी आ सकता है, दोनों चीज़ आएंगी. हमने एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच के बारे में बहुत डिटेल में बातें करी हैं. यस, इफ यू रिमेंबर द लास्ट सेशन, द आंसर वुड बी. और इसके साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होते हैं खत्म. अब ट्रू फॉल्स करेंगे और फिलअप्स भी करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा टिल द एंड. और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वाई, चलिए आइए 10 ट्रू फॉल्स करेंगे, बट सब्सक्राइब का बटन दबा देना. ओके. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द ऑफरर राइट्स द लेटर बट डज नॉट पोस्ट इट. बिना पोस्ट करे कम्युनिकेशन कंप्लीट है? No. The answer is false. पोस्ट भी तो करना पड़ेगा ना. Performance of condition of a proposal is an acceptance to the proposal. Is it true or not? बताओ. जो बात बोली थी करने के लिए वो आप करने लग गए हो, तो कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट कर लिया है. परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस. यस, आप काम कर रहे हो. मैं गाना गाने के 10,000 रुपये दूंगा, आपने कुछ नहीं बोला, जाके गाना गाने लगे, तो 10,000 रुपये मिलेंगे ना. An acceptance will be revoked at any time before the communication of acceptance is complete against the acceptor, but not afterwards. आप acceptance को revoke कर सकते हो जब तक communication पहुंच नहीं जा रहा है. Yes, that's a true statement. Yes, and offer need not be made as an asserted person. किसी को भी दे सकते हैं. देखो, जनरल ऑफर होते हैं, जैसे हमने बाहुबली था, लीड सेक्टर के बारे में बातें करी हैं, बट यहाँ पर नीड नॉट बोल रखा है. नीड नॉट बोल रखा है. The answer would be what? False. When the mode of acceptance is prescribed in the proposal, then the acceptance can be made in usual and reasonable mode. देखो, अगर मोड प्रिस्क्राइब नहीं हुआ होता ना, तो यूजुअल या रीजनेबल मोड से आप दे सकते. बट क्योंकि प्रिस्क्राइब किया हुआ था, शाहरुख खान और नीता अंबानी का अपन ने यहाँ एग्जाम्पल लिया था, क्या हो जाएगा?
प्रिस्क्राइब्ड मोड से ही करना पड़ेगा भाई साहब, और कोई ऑप्शन है नहीं अपन के पास, और कोई ऑप्शन है नहीं अपन के पास। एक बार देखिए ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स आप कर पा रहे हैं? कोई शक, कोई सवाल? चलिए, आई होप दिस इज ऑल गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 5 more questions. A price list hanging outside the shop is meant for an offer by the owner of the shop. Is it an offer? प्राइस टैग क्या ऑफर है कि इनविटेशन टू ऑफर है? Is it offer or invitation to offer? It's an invitation to offer and therefore the statement is false. A contract is said to be executed when it has been performed wholly on two sides. दोनों ही पार्टी ने काम कर दिया है, मैंने आपको पैसे दे दिए, आपने मेरा काम कर दिया. Yes, that's true. Is telegraphing lowest price on request a mere invitation to offer? बताइए, टेलीग्राफिंग लोएस्ट प्राइस पर खाली इनविटेशन है क्या ऑफर का? बताइए, इज इट इनविटेशन? I want you guys to think about it. I'll come back to this question just after doing 9 then. Can there be an acceptance of an offer which has not come to the knowledge of the offeree? Acceptance हो सकता है कि अगर knowledge में नहीं आया है? No, it cannot. No होएगा basically. In absence of any express or implied directions from the offerer to the contrary, can the offer be accepted by the letter? Yes, अगर कुछ नहीं लिखा है तो अगर कुछ भी बताया नहीं गया है तो क्या हम लेटर से एक्सेप्ट कर सकते हैं? अब 8th क्वेश्चन, ये हमने क्या बोला? In absence of any express or implied direction from the offerer to the contrary, can an offer be accepted to let? भैया इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. अब इसमें बात करते हैं. Is telegraphing lowest price on request a mere invitation to offer? Yeah, it's just an invitation to offer and not a offer. Yes, very well. आई होप गाइज आप लोग ने ये आंसर्स चूज करे थे. चलते हैं, अब हम समझते हैं. हमारे पास अब 50 फिल इन द ब्लैंक्स है, बस वो करते ही हमारा प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाती है. A mortgage executed by minor is void ab initio. Mori Bibi versus Dharmodas Ghosh. Remember? If there is no consent, the agreement is void again. An agreement caused by unilateral mistake of fact is, अगर contract fact की mistake है and it is only from one side, and it is only from one side, what is going to happen? What is going to happen? The contract stays valid. The contract stays valid. The agreement stays valid. Yes, next. Coercion is defined under section 15 of Indian Contract Act. 13 में consent बताया, 14 में free consent का नहीं है वो बताया, 15 में coercion, 16 में undue influence, 17 में fraud, 18 में misrepresentation, 20, 21, 22 में mistake और 19 के अंदर बता रखा है voidable होता है इन circumstances में contract. A threatens to shoot B if B does not agree to sell his property to A at a stated price. B's consent in this case is obtained by coercion. जैसे हमने मुन्ना भैया और गुड्डू भैया का एग्जाम्पल लिया था तमंचे की नोक पर. यस. सेक्शन 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस, क्या डिफाइन करते हैं? जैसे अभी मैंने आपको सारे बताया. coercion, undue influence डैश, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 था है ना. 19 में हमको इनका रेप्रकर्शन बता रखा है, 20, 21, 22 में मिस्टेक बता रखा है. इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में. जस्ट अभी बताया इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि फिल इन फिल अप 6 का आंसर इज व्हाट? सेक्शन 17. ओके. इफ A unlawfully detains B's son in order to coerce B to enter into an agreement, the case would be covered under section coercion है तो सेक्शन 15 होगा, और जो रेपरकर्शन है वो सेक्शन 19 के अंदर आएंगे. सेक्शन 19 में ये वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन
ऑफ बी, क्योंकि बी का सन को ही डिटेन किया है. When the consent of a party to the contract has been obtained by fraud, in such case the contract is voidable. कंसेंट ही अगर, वैसे तो फ्री कंसेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. अब बताओ वॉइडेबल होगा कि वॉइड होगा, बताइए. कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा, बताइए आप लोग. आंसर तो वॉइडेबल ही होगा. ठीक है. व्हेन द कंसेंट ऑफ अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ही होगा अंडर सेक्शन 19. ओके. वॉइड मत करके आ जाना अगर ऑप्शंस में अपन को वॉइड दिखता है तो. ओके. व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, कीपिंग साइलेंस इज फ्रॉड. आपको बोलना था, आपने नहीं बोला, तो ये फ्रॉड ही है. When the person making a false statement believes the statements to be true and does not intend to mislead the other party to the contract, it is known as section 18 में हमने इसे मिसरिप्रेजेंटेशन जैसे पढ़ा है. ठीक है. नेक्स्ट. डैश मीन्स एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. सेक्शन 2H, कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कि एनफोर्सेबल है बाय लॉ. अग्रीमेंट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ है ना. इट इज बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ. कौन से, किस पे बेस्ड है गाइस? ब्रिटिश लॉ पे बेस्ड है आई थिंक, है ना. इसका आंसर एक बार मैं चेक करती हूँ बुक में. यहाँ पे इंग्लिश लॉ होना चाहिए. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट इन योर बुक. वेयर इज माय बुक? लेट मी चेक. check, stay with me. Yes, it is English law. It is English law itself. Moving forward, section 2B defines the proposal or the promise. Promise है ना section 2B में. Section 2B, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. बेड से मैंने सिखाया था ना, बेड है से सिखाया था सेक्शंस फर्स्ट सेशन में. When the consent of the party to the contract has been obtained by undue influence, fraud, misrepresentation, the contract can be voidable under section 19 of Indian Contract Act. An illegal agreement are illegal तो void ही होते हैं, जरूरी नहीं void illegal हो, है ना. An agreement created by a word spoken or written is explicit. Implicit होता है जो action से हो रहा था. Okay. An agreement consists of reciprocal promises between two parties, between the two parties. ये इनको कुछ दे रहा है, ये इनको कुछ दे रहा है. हमने आइसक्रीम और पैसों की बात करी थी. पेरोल कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो नोन एज. पेरोल कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या भी बोलते हो गाइस? क्या बोलते हो पेरोल कॉन्ट्रैक्ट्स को? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पेरोल कॉन्ट्रैक्ट बोलूं मैं अगर गाइस तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो, कैसे बोल सकते हैं, जो रिटन नहीं है. समथिंग दैट इज नॉट रिटन. बोल कर बात कर रहे हैं हम. ओके. जनरली और ओरल रहता है. ओके. तो ये जो ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनको हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं. इन्हें हम सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं. ऐसी कुछ बात हमने स्पेसिफिकली पढ़ी नहीं है, बट हमारी किताब में क्वेश्चन दिया गया है. ओके. चलिए. एन ऑफर मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन इज नोन एज, अगेन सिंपली एक्सप्लिसिट ही कहते हैं इसको. ओके. एक्सप्लिसिट ऑफर, जैसे एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट था वैसे एक्सप्लिसिट ऑफर है. पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर रिजल्ट्स इन काउंटर ऑफर. जैसे मैंने निश हेयर का एग्जांपल दिया था आपको, या शार्क टैंक के एग्जांपल दिए थे अपन ने. अ टेंडर इज अ, टेंडर क्या एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही है. उनको टेंडर मिल गया है. या नहीं, हमने इसके बारे में बात करी है. यस, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट व्हेन वी वर डूइंग आवर
टॉपिक जब हमें ये वाला चैप्टर मतलब ये वाला सेशन कर रहे थे, जब हम ये सेशन कर रहे थे तो हम जब ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो अगर आपको याद है हमने वहाँ बात करी थी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक कंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है, मैं एक कंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने एक इनविटेशन टू ऑफर दिया या फिर बताया कि मैं तो इतने रुपए में आपका कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, लेट्स से किसी गवर्नमेंट कंपनी एटसेट्रा। इन्होंने इस टेंडर को, ये टेंडर मैंने दिया, व्हाट इज इट, या तो मैंने दिया या इन्होंने मुझे दे दिया। मैंने इनको ऑफर दिया था कि मैं इतने में कर दूंगा, इन्होंने मुझे टेंडर दे दिया, जस्ट एन ऑफर। मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी या नहीं, एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा, अग्रीमेंट होगा, इनफोर्सेबल होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अभी के लिए सिर्फ ऑफर है, इट इज जस्ट एन ऑफर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टेक अ नोट ऑफ दिस वन। नाउ व्हेन काउंटर ऑफर इज गिवन द ओरिजिनल ऑफर, तो स्टैंड्स कैंसिल्ड, है ना, इट स्टैंड्स कैंसिल्ड। For an acceptance to be valid, it must be legal या enforceable बोलते हैं, क्या बोलेंगे? For an acceptance to be valid, it must be क्या हमारे पास, अब आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं क्या? यार बनते हैं तभी अपन कर रहे हैं, बनते हैं तभी हम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफर फॉर एन एक्सेप्टेंस टू वैलिड, ऑफर को क्या करना पड़ेगा? ऑफर में कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, है ना, ऑफर को में कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एब्सोल्यूट होना चाहिए और प्लस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। और अगर मैं पीछे वाले क्वेश्चन 22 के बारे में बात करती हूँ तो सेंस कैंसिल्ड से बेटर रहेगा ऑफर लैप्स हो गया। हम जो टेक्निकल, नींबू पानी की जगह अगर हम टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलेंगे ऑफर जो है लैप्स हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है एन अग्रीमेंट to agree in future upon terms to be settled afterwards between the party is not, क्या नहीं है ये, फ्यूचर में बात करेंगे, फ्यूचर की ये कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से फ्यूचर में ही सेटलमेंट होगा, ये वैलिड नहीं है, इट्स नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड अग्रीमेंट। इंडिया में अगर मैं इंडियन लॉ के बारे में बात करती हूँ तो एक्सेप्टेंस एक बार आपने दे दी तो क्या उसे आप रिवोक कर पाओगे? क्या आप उसे रिवोक कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे मैम, तो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, it cannot be revoked. 25 more questions guys, stay with me, okay, let's go to question number 26. A tender and a bid and an auction sale are, जो टेंडर अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑफर है ना, टेंडर, टेंडर क्या है? टेंडर इज मियर ऑफर, इट इज जस्ट एन ऑफर। अगर कोई कोटेशन ही दिया है, अगर कोई कोटेशन ही दिया है तो प्राइस टैग ही हो गया। तो प्राइस टैग क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। A proposal when accepted becomes agreement. No, a proposal when accepted becomes, I think, a promise. What do you guys say? Promise होना चाहिए? Should it be promise or will it be an agreement? क्योंकि कंसिडरेशन तो होना पड़ेगा ना अग्रीमेंट होने के लिए। इट विल बी अ mere promise under section 2B of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब प्रपोजल क्या बताया हुआ है? प्रपोजल सेक्शन 2A में बताया हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, द टर्म प्रपोजल यूज्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज सिनोनिमस विद टर्म। अच्छा कौन टर्म नहीं बता रखा, प्रपोजल मतलब ऑफर, सिनोनिमस किसके साथ है? ऑफर के साथ, सॉरी गाइस। सेक्शन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन, ये सेक्शन 2A है, सेक्शन 2A है प्रपोजल। Next, when the offer is made by two persons to each other containing similar terms of bargain cross each other in post, ये इन्होंने मतलब लेट्स से मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मुझे ऑफर दिया, सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट विल इट बी? मैंने आपको दिया, आपने मुझे दिया, ओके, क्रॉस ऑफर हो जाएगा, इट्स अ क्रॉस ऑफर।
when the proposal or acceptance is made otherwise than the word the promise is said to be, words में नहीं है, implied हो जाएगा, implied हो जाएगा ना, बोलकर नहीं कर रहे हैं, बताकर नहीं कर रहे हैं. Various modes of revocation of offer have been described in, बताइए कहाँ बता रखे हैं. वे हमें जो रेवोकेशन के बारे में बात हो रखी है, कौन सा सेक्शन बता रखी है, ये सेक्शन हमें लर्न करना है. सेक्शन है 6. हमने इसको जब क्लास कर रहे थे तब इसको बहुत तवज्जो नहीं दिया था, बट आई वांट यू गाइस टू स्पेंड टाइम हियर रिमेम्बरिंग. I'll try to consolidate all the sections and share it with you guys. An advertisement inviting tender is just an invitation to offer. कोटेशन ही हो गया ना, कोटेशन ही हो गया या कुछ और होगा गाइस? थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको क्या लगता है, क्या ये इनविटेशन टू ऑफर होगा या ऑफर हो जाएगा? It's just an invitation, right? It is just an invitation. Next, goods displayed in shop window with a particular label. Again, it is an invitation to offer. ये invitation to offer ही है. Okay? An offer which is allowed to remain offer for acceptance over a period of time. मतलब एक ऑफर तो दे दिया है बट अब इसको एक्सेप्ट होने में नो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूइंग ऑफर बोल सकते हैं, ओपन ऑफर बोल सकते हैं, या तो भी या कॉन्टिन्यूइंग ऑफर बोल सकते हैं या ओपन ऑफर बोल सकते हैं, और ऐसे एक और ऑफर भी बोलते हैं. व्हाट इज दैट ऑफर नोन एज? लेट मी नो इन अबाउट इट इन द कमेंट बॉक्स. कॉन्टिन्यूइंग ऑफर तो बोलते ही है, ओपन ऑफर भी बोलते हैं, है ना, बट ये वैसा भी है जैसे इस समय मैं हूँ. हाँ, चलिए बताएंगे, फिर भी आप बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में. व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड इन इट्स सब्सटेंस, अपने सब्सटेंस में तो पूरा है, ओके, इन इट्स सब्सटेंस, बट विच कैन नॉट बी एनफोर्स, एनफोर्स नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं उसके अंदर. जैसे मैंने आपको शीन का एग्जांपल दिया था कोविड के टाइम. तो ये क्या कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? It is an unenforceable contract. Okay, when goods are displayed in show window bearing price tag, it indicates an invitation to make an offer. Okay, a counter offer is rejection of the original offer. ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो, है ना, तभी तो काउंटर ऑफर आया, तभी तो काउंटर ऑफर आया. इसको हम ओरिजिनल ऑफर जो होगा हमारा, जो प्रीवियस ऑफर था, उसको हम बोल रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हेन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, एंड द पार्टीज आर नॉट इन each other's presence, इन दोनों सामने भी नहीं है. ओके, द मोस्ट ऑथेंटिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन दिस केस, आज तो खैर ईमेल है, बट चिट्ठी न कोई संदेश, इट इज द आंसर इज लेटर. लेटर indeed it is. Next, when a person without expressing his final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, मतलब फाइनल विलिंगनेस नहीं बोली कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है, बट उसने क्या कर दिया, प्रपोज कर रहा है कुछ टर्म्स दैट ही इज विलिंग टू नेगोशिएट. एक तरीके से जैसे हमने इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्राइस टैग लगा हुआ है, जैसे वहाँ पे आके बोल रहे हैं आओ हमारे से बात करो, उसी तरीके से बात ही करने को बोल रहे हैं, बात ही करने को बोल रहे हैं, और तो कुछ हो नहीं रहा है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये इनविटेशन टू ऑफर ही हो जाएगा ना. इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर. ओके, नेक्स्ट इज नोटिस इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर्स. यहाँ पे प्रपोज करने को बोल रहे हैं लोग को, आओ आओ प्रपोज करो, आओ आओ प्रपोज करो. जो आओ आओ प्रपोज करो हो रहा है, दैट इज एन इनविटेशन टू प्रपोज. आपके पास क्या है हमें देने के लिए, जो कोटेशन एक्सेट्रा है, अभी अभी मैं ही मंगा रही हूँ कि बताओ कितने में दोगे, फिर वहां से इनविटेशन टू ऑफर आएगा. अगर मान लेते हैं कोई कोटेशन आती है लेट्स से, फिर मैं इस ऑफर करूंगी, फिर प्रपोजल आएगा. इफ देयर इज
नो, फिर मैं ऑफर करूंगी, फिर एक्सेप्टेंस आएगा। अगर इफ देयर इज नो कंसिडरेशन द अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। सेक्शन का कंसिडरेशन का बता रखा है, सेक्शन 2D में बता रखा है। द लैटिन टर्म, वेरी गुड। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा हैरी पॉटर जैसा आने लगेगा अभी हमारे पास, हैरी पॉटर जैसा आने लगेगा। बताइए, क्या बोल रहे हैं हम? द लैटिन टर्म क्विड प्रो क्यो इज व्हाट? क्विड, द लैटिन टर्म क्विड प्रो क्यो रेफर्स टू व्हाट? अच्छा, मैं ऐसे कंफ्यूज हुई थी किसी और के साथ। लैटिन वर्ड है ये, सेक्शन 2D में क्विड प्रो क्यो इज कंसिडरेशन ऑफ समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, वापस क्या दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्या है? 46, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ ऑफरर, है ना, या प्रोमिजर। प्रोमिजर के डिजायर पे चलेगी ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का? इज एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन इन हेयर? प्रोमिजर के में से आएगा। ओके, प्रॉमिस टू बी पे टू पे अ टाइम, सॉरी, अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट मस्ट बी, टाइम बार डेट है, ओके, कि इतने समय के अंतर्गत होगा, अदरवाइज तो नो, वी कैन नॉट क्लेम समथिंग लाइक दैट। तो बढ़िया रहेगा कि हम इसे रिटर्न रख लें। इट मस्ट बी रिटन, स्टैम्प्ड, साइंड, व्हाटसोएवर इज रिक्वायर्ड। रिटन और साइन तो होना ही चाहिए। एन अग्रीमेंट नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज कॉल्ड, जिस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है, ये है हैरी पॉटर जैसा, है ना, ये क्या है? न्यूडम पैक्टम, NUGUM, मैगजिम है ना ये, पैक्टम। स्पेलिंग ठीक है? NUDUMPACTUM। ओके, नेक्स्ट, consideration is the price for which the promise of the other is bought, and the promise thus given for the value is enforceable. This definition of consideration is given by, ये हमने नहीं पढ़ा है, बट अभी आप लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया हुआ है। हमने इसके बारे में पूरे चैप्टर में कहीं बात नहीं करी है, बट क्योंकि हमारे चैप्टर के बाद दे रखा है, तो आंसर हमें याद करना है। इसका स्पेलिंग मैं दोबारा से लिख देती हूँ, वैसे सही लिखी थी मैंने, बट कंफ्यूजन ना हो। इट इज POLLOCK, पोलॉक। Okay, a minor person is a person who has not attained the age of 18 years in normal circumstances। हमें पता है जब भी कोई गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर अंतर्गत किसी को अपॉइंट किया गया होगा, तो वहाँ आंसर 21 ईयर्स हो जाएगा। बट यहाँ पे इफ्स एंड बट जैसी बात नहीं हो रखी, नॉर्मल स्टेटमेंट दे रखा है, इसलिए हम नॉर्मल आंसर देंगे। एंड विद दिस आर क्वेश्चंस आर ऑल्सो डन। 50 क्वेश्चन भी हो गए। अब कुछ शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं जो 1 और 2 सेंटेंसेस में अपन को आंसर करने हैं। आइए देख लेते हैं क्या है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमें पता है, बेटिंग, लॉटरी एटसेट्रा सब वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। यस, ये अग्रीमेंट जो है पैसे देने के लिए या पैसों जैसी कोई चीज़ देने के लिए, कुछ होने पे कुछ ना होने पर होता है। यस, ऑन इन द इवेंट ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग समथिंग। और ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या वेजरिंग अग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड ही होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इन जनरल हमें कंसेप्चुअलिटी क्लियर होनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सारे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट होते हैं, बट क्या सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वेजरिंग होते हैं? नॉट नेसेसरली ना। कंटिंजेंसी किसी पे डिपेंड कर रही है, जैसे इंश्योरेंस कराते हैं अपन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 31 में बता रखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इन सम इवेंट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के अंदर भी पढ़ा है इसके बारे में।
ओके नेक्स्ट क्या है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच में हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, आई थिंक एक हसीना थी का एग्जाम्पल लिया था नील के साथ। यस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच कब होता है, व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऐसे हमने 31 दिसंबर तक वो कंस्ट्रक्शन खत्म करना था, बट इसने 31 जुलाई को ही बोल दिया, जुलाई में बोल दिया मैं नहीं करूँगा, है ना। या फिर जब होना था, at the time of performance is done, one party fails or refuses or neglects to perform his obligation under the contract, करा ही नहीं, बोला 6 महीने मुझे और लगेंगे, है ना, 31 दिसंबर तक करना था, करा ही नहीं, ये एक्चुअल ब्रीच कहलाता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच में हमने एग्जाम्पल लिया था इसका, रिशु और एक हसीना थी का, है ना, रानी का। नेक्स्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच कब हो रहा है, जब व्हेन अ पार्टी रेप्यूडिएट्स हिज लायबिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बोला कि मुझे 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट मेरे पास एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं नहीं करने वाला, सितंबर में मना कर दिया, बताया था ना इसका एग्जाम्पल। व्हेन अ पार्टी बाय हिज ओन एक्ट कंडक्ट डिसेबल हिमसेल्फ फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो विशु था उसने अपनी मशीनरी ही बेच दी थी, अगर आपको याद है तो, एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच है। नेक्स्ट, वॉइड अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होता है, इसका कोई लीगल कंसिक्वेंस नहीं होता है, इट्सेल्फ वॉइड अग्रीमेंट इज वॉइड एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट इटसेल्फ, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट उस समय तो एनफोर्सेबल होता है जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, बट बाद में वो सीज कर जाता है। यस, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा, इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, हमने चाय की टपरी वाला ये एग्जाम्पल देखा था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऑफर क्या है। ऑफर इंडिया में एक्चुअली ऑफर एक्सेप्टेंस की जगह प्रॉमिस और प्रपोजल यूज किया जाता है। अ प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A, है ना। व्हेन सेक्शन 2A में बता रखा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और सच एब्सटिनेंस, he is said to be a he is said to make a proposal, वे बन जा तो मेरी रानी तुझे महल दिलवा दूंगा, ऐसे करके मैंने समझाया था। ठीक है, आया मजा। yes, I hope guys you were able to understand the concepts and also have strong command on क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, बाकी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली मोटिवेशन, व्हेन यू शो मी लव, दिस इज द ओनली मोटिवेशन दैट आई हैव टू वर्क सो मच ऑन कंटेंट एंड गिव यू द बेस्ट ऑफ क्लासेस, है ना। बाकी कंटेंट मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगी, लॉ बाय CM में दिशा दुआ। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई लव टू टॉक टू यू एंड वी कैन स्टे कनेक्टेड। हम टोटल 15 क्लासेस में हमने कंसेप्ट पढ़े इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और अब हमने एक क्लास एक और लगाई है जहाँ हमने सारा इंस्टीट्यूट का कंटेंट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन से हम सोगा करने वाले हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आई थिंक समवेयर अराउंड 5 क्लासेस लगेंगी हमको सोगा कंप्लीट करने में, अच्छे से पढ़ेंगे और सोगा भी दंडन कर लेंगे। लेते हैं अभी आपसे अलविदा। दिस इज योर फ्रेंड and your teacher CM में दिशा दुआ, signing off for today and also reminding you, आज कमेंट बॉक्स में आपने आंसर जरूर देने हैं। सेक्शन 17 शायद एक क्वेश्चन था, हाँ, और एक जगह कंटिन्यूइंग ऑफर वाला क्वेश्चन था, उसको और भी क्या भी बोलते हैं, ओपन ऑफर वाले को और क्या बोलते हैं। तो जो भी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए उनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। अभी लेती हूँ मैं आपसे अलविदा, बाय बाय।